हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने कल के वीडियो में आपसे पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 17 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और वो सारे के सारे क्वेश्चन थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो संवैधानिक विकास टॉपिक है उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। जो सारे के सारे क्वेश्चन थे 17 क्वेश्चन, वो उसी टॉपिक के थे। अब यहाँ से मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसके क्वेश्चन और आगे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश अफसरों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमसे यहाँ से ये पूछ रहा है कि कौन से चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे। अब वो ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन से होंगे? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन ऑफिसर्स को उनका जो सैलरी है वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाने लगेगा। तो इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो 1793 के चार्टर एक्ट में की गई थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के विकास के लिए कितने रुपए की राशि सालाना आवंटित की गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए आंसर। इसमें जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि जो इंडियन एजुकेशन है इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए या इसके डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपए की जो राशि थी वो पर ईयर दी जाएगी, जिससे कि भारतीय शिक्षा का भी थोड़ा विकास हो सके। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्रीकरण कर दिया गया। फ्रेंड्स, अभी तक होता क्या था कि इसमें इसका जो शासन था वो कौन चला रहा था? ये प्रांतीय शासन हुआ करता था। अभी इसके सेंट्रलाइजेशन होने के पहले, जब इसका केंद्रीकरण हुआ था, इसके पहले यहाँ पर प्रांतीय व्यवस्था थी, प्रांतीय शासन था। और इसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार पनप चुका था, तो यहाँ से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहाँ से एक चार्टर एक्ट पारित किया गया था 1833 का। तो उस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो 1833 के चार्टर एक्ट से ये प्रावधान किया गया था कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वो भारत का गवर्नर जनरल कराया जाने लगा, और जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वही अब क्या करेगा? ईस्ट इंडिया का जो शासन होगा उसको चलाएगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो शासन है वो किसके हाथों में हो जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में हो जाएगा। और अभी तक ये किसके हाथ में था? बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में था। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1833 वाला। कि इसका जो प्रावधान था वो 1833 के ही चार्टर एक्ट में किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जो भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक फ्रेंड्स, ये भी और ये जो चेंजमेंट था ये भी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही किया गया था, जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस चीज़ को डिस्कस किया था। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक
अधिकार छीन लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस की थी, वो 1793 के चार्टर एक्ट में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 हमसे ये कह रहा था कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1833। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके सारे के सारे व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए गए थे। और फ्रेंड्स, इसके पहले जो 1813 का चार्टर एक्ट था, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता होगा कि जो चार्टर एक्ट होता था वो हर 20 साल में आता था। तो 1833 से पहले 20 साल का जो चार्टर एक्ट होता था वो 1813 का था। और इसी चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापार हैं वो सारे के सारे व्यापारिक एकाधिकार छीने जा रहे हैं। और उसमें एक्सेप्शन ये था कि उसमें से दो जो व्यापार थे वो उससे नहीं छीने गए थे। वो दो कौन से थे? उनमें से एक था कि ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ में उसका व्यापार, और जो उसका चाय का व्यापार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये दो जो एकाधिकार थे वो उनको दिए गए थे, मतलब पहले से दिए गए थे, लेकिन उनको छीना नहीं गया था। तो इसका प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसी चार्टर एक्ट में ये प्रावधान भी किया गया था कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में लैंड को खरीद सकते हैं, इंडिया में भूमि खरीद सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय शिक्षा के विकास के लिए मैकाले आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो मैकाले आयोग है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो मैकाले आयोग है, इस मैकाले आयोग का गठन किस भारतीय गवर्नर जनरल के समय में किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो किया गया था इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फ्रेंड्स, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, यही सबसे क्या था, यही पहला भारत का गवर्नर जनरल था। और जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत में इसका प्रावधान किया गया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इसी गवर्नर जनरल ने सबसे पहले क्या किया था कि भारत की शिक्षा के या भारतीय शिक्षा के विकास के लिए मैकाले आयोग का गठन किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक। और क्वेश्चन नंबर अब 26 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज की लिखित परीक्षा सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, जो ICS की लिखित परीक्षा थी वो स्टार्ट की गई थी, इसका जो आंसर होगा वो 1853 होगा। इंडियन सिविल सर्विसेज की जो लिखित परीक्षा थी वह 1853 से स्टार्ट की गई थी। और फ्रेंड्स, अभी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करी थी कि जो 1793 का चार्टर एक्ट था, उसी एक्ट के तहत इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ से बात ये आ रही है कि इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो 1853 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले 1793 से लेकर के 1853 तक जो इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, इसके लिए कोई भी लिखित एग्ज़ाम नहीं लिया जाता था। और इनका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर था वो सिर्फ टोटली बेस्ड था किस पर, इंटरव्यू पर। और इसके जो एग्ज़ाम्स होते थे फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ करता था या इनका जो इंटरव्यू वगैरह जो कुछ भी हुआ था या इनका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस था, ये सारा का सारा पूरा कंडक्ट कराया जाता था लंदन में, जिससे कि कम से कम भारतीय लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और ब्रिटिशर्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी, जिसमें अब चूँकि हर इंडियन उस समय हम लोगों के पास में संसाधन की कमी थी, तो हर जो वो भारतीय जो इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो वहाँ तक नहीं जा पाता था। तो फ्रेंड्स, ये उनका एक प्रोपेगेंडा था कि हम लोग जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो, या जो उनका जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है उसको इंग्लैंड में ही कंडक्ट कराएंगे, लंदन में ही कंडक्ट कराएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इनका एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
क्वेश्चन नंबर 27 फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो थी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है फ्रेंड्स, इसके पहले क्या हुआ था कि जो हमारा 1853 का जो इंडियन सिविल सर्विसेज वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, और फ्रेंड्स इसके बाद में इसके 4 साल बाद भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उस पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। और इसी इफेक्ट के कारण उसने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया था। यानी कि अब जो होगा वो भारत में महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, या जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, या उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ख़राब लगी। और तब इसी से प्रभावित होकर उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दिया था। और चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही अभी तक भारत में प्रशासन कर रही थी या अपना शासन चला रही थी, तो अब हुआ क्या कि तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी उसका भारत में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब यहाँ से पूरा का पूरा शासन महारानी विक्टोरिया चलाया करेगी, और वही ब्रिटेन से अपना कोई मेंबर भेजा करेगी और उसी मेंबर के जरिए से पूरा का पूरा शासन चलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो फ्रेंड्स इसके पहले की ये कहानी थी कि जिसमें अब यहीं से आता है कि अब ये जो भारत का वायसराय वाला पद है, ये पद बनाया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम से। किससे? 1858 के भारत शासन अधिनियम से। तो 1857 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसी अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वह अब भारत का वायसराय कहलाएगा। और भारत का पहला वायसराय जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वह था जो भारत का पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कि 1860 में प्रथम भारतीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो प्रथम भारतीय बजट था ये पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। जो प्रथम भारतीय बजट था ये पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। तो फ्रेंड्स जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया था, मैं सारी की सारी चीज़ों को आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि 1858 का ही जो भारत शासन अधिनियम था, इसी अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंद कर दी गई थी। पहला काम इसमें यह किया गया था। और जो दूसरा काम ये था, इसमें यह बताया गया था कि जो महारानी विक्टोरिया है उसी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। और जो इसका थर्ड वर्ग इसका ये था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वह अब भारत का वायसराय कहलाएगा। और फोर्थ वर्ग इसका ये था फ्रेंड्स कि जो भारत का राज्य सचिव है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पहले भारत का कोई राज्य सचिव नाम का पद नहीं हुआ करता था इंडिया में। और जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, इसी अधिनियम के तहत भारत में एक भारत का राज्य सचिव नामक पद की व्यवस्था की गई थी या इसकी स्थापना की गई थी। और उसी राज्य सचिव नामक पद के साथ ही अब पूरा का पूरा प्रशासन चलेगा। यानी कि जो प्रशासनिक कार्य होगा वो अब पूरा का पूरा किसके हाथों में होगा? राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव, जो भारत का राज्य सचिव होगा उसी के हाथों में पूरा का पूरा प्रशासन होगा। तो और इसके बाद फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट वर्क इसमें और भी किया गया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे, दोनों ही भारत के राज्य सचिव के अंतर्गत आने लगे थे। अभी तक क्या होता था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था वो हेड होता था, लेकिन जब भारत के राज्य सचिव नामक पद की स्थापना की गई थी तो अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चूँकि ये सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे या ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पार्ट थे, तो इनको अब कर दिया गया किसके अंडर में? जो भारत का राज्य सचिव होगा उसके अंडर में इसको कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी जितनी भी अनाउंसमेंट थी या 1858 के जो भारत शासन अधिनियम की जितनी भी सारी ये प्रावधान थे या जितने भी वर्ग थे, इन सब की
जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन थी वो की गई थी इलाहाबाद के मिंटो पार्क से, इलाहाबाद के मिंटो पार्क से। और इसकी जो आधिकारिक घोषणा की गई थी या इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी वो की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 1 नवंबर 1858 को इसकी जो डिक्लेरेशन की गई थी वो 1 नवंबर 1858 को की गई थी। वो कहाँ से? इलाहाबाद के मिंटो पार्क से। और किसके द्वारा की गई थी? वो था भारत का जो पहला वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और उसी कैनिंग के ही द्वारा इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन की गई थी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1860 में प्रथम भारतीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जेम्स विल्सन के द्वारा। तो जेम्स विल्सन जो था इसने भारत का पहला बजट पेश किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में आयकर की शुरुआत किस वायसराय के द्वारा की गई थी? तो कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है कि जो इंडिया में इनकम टैक्स की स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स की स्टार्टिंग की गई थी। तो भारत में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में आयकर का फादर किसे कहा जाता है या आयकर का जनक किसे कहा जाता है तो वो होगा लॉर्ड कैनिंग, उसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में किस वर्ष ये डाक नहीं फ्रेंड्स, ये दंड संहिता होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये होगा दंड संहिता। तो भारत में किस वर्ष दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड की शुरुआत की गई थी? आईपीसी की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1861, 1861 में। 1861 में सबसे पहले भारत में इंडियन पैनल कोड की स्टार्टिंग हुई थी। 1861 में भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 1862 ईस्वी में पोर्टफोलियो आयोग के तहत भारत का विभागीकरण किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स जो भारत का विभागीकरण किया गया था वो 1862 के पोर्टफोलियो आयोग के तहत किया गया था। इसमें ये भी याद रखना है आपको कि जो भारत का विभागीकरण हुआ था वो पोर्टफोलियो आयोग के तहत किया गया था। और इसको किया था किसने? जो उस समय का भारत का पहला वायसराय हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही ये काम किया गया था। इसने क्या किया था? भारत का जो था विभागीकरण कर दिया था और इसका प्रावधान था 1862 के पोर्टफोलियो आयोग में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस वर्ष खत्म कर दिया गया? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आप लोगों से पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, उस अधिनियम में ये घोषणा की गई थी या ये डिक्लेरेशन किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब टोटली ख़त्म कर दी जा चुकी है। तो जो ख़त्म था वो 1857 में ही कर दिया गया था, लेकिन उसकी जो आधिकारिक घोषणा थी वह की गई थी 1858 के भारत शासन अधिनियम में। तो फ्रेंड्स ये थे अभी तक फ्रेंड्स इसमें हम लोग फर्स्ट 32 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। मतलब 1 से लेकर के 32 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पॉलिटी के। और ये पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्योंकि हमने इसमें आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों से जो पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे उनको सीक्वेंस वाइज लेकर के चलेंगे, उनका उसमें हम लोग मिक्स नहीं करेंगे, कुछ भी चैप्टर वाइज करेंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है इस टॉपिक में एक पार्ट हम लोग इसका पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और जो पहला पार्ट था उसमें ये था कि क्योंकि भारत का संवैधानिक विकास जो पार्ट है, चूँकि फ्रेंड्स जो भारत का संवैधानिक विकास वाला टॉपिक है ये टॉपिक हमारा 2 पार्ट में चूँकि पढ़ा जाता है। इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है कि ईस्ट तो इसमें जो पहला पार्ट होता था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो था 1775 से लेकर के 1857 तक। और इसका जो 1857 से लेकर के 1947 का जो पीरियड है वो कहलाएगा क्राउन का शासन। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग फाइनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो फिनिश कर चुके हैं।
अब हमें अगले वीडियो में क्राउन का शासन, जो क्राउन रूल है, उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो पूरा वीडियो देख के और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।